चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी करो पर। ठीक है भाई, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ बेटा। मैं दिलीप शर्मा, आपका रीजनिंग मेंटोर। शुरुआत करते हैं आपके रीजनिंग टेस्ट, जो आपका वीकली टेस्ट होता है, जो आपका कल टेस्ट हुआ है, उसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं बेटा। और सबसे पहले आपको पता है कि स्मार्ट सॉल्यूशन बाय स्मार्ट सर यानी कि रीजनिंग का है। तो क्या अप्रोच आपकी रही, आपने क्या कितने मार्क्स लाए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कितने अच्छा आपने किया, कितना अच्छा आपने नहीं किया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए भाई, फॉरेस्ट को कोड किया है ULIVHG। बेटा आपको क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल दिया गया था क्वेश्चन पेपर, इसमें कहीं कोई हार्ड नहीं था। तो अब देखें, एफ से इसका अपोजिट है बेटा, ये इसका अपोजिट मतलब क्या है, इसमें अपोजिट पैटर्न है। तो एफ का यू, आई का बेटा आर, आर का आई और ई का वी। URIV यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे बोलो, क्या है बेटा इसमें, इसमें अपोजिट पैटर्न है। क्या है बेटा इसमें, इसमें अपोजिट पैटर्न है, समझ गए भाई। तो ऑप्शन नंबर सी यानी URIV हो जाएगा आपका। और पैटर्न कौन सा है बेटा, अपोजिट पैटर्न। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था पहला। दूसरे में उसने कहा कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है। देखो बेटा, पहला वाला जो है 3375 बेटा 15 का क्यूब है। दूसरा 17 का क्यूब है। तीसरा 18 का क्यूब है। चौथा बेटा 19 का क्यूब है। पांचवा बेटा 21 का क्यूब है। तो यहाँ पर सभी ऑड नंबर्स के क्यूब हैं। केवल 5832 जो है वो एक इवन नंबर का क्यूब है, इसलिए 5832 क्या हो जाएगा बेटा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑड हो जाएगा। आगे देखें, समझ गए इस बात को, क्योंकि सभी क्या हैं, ऑड नंबर से क्यूब हैं, जबकि ये इवन नंबर का क्यूब है, इसीलिए सबसे अलग हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, रैंकिंग का क्वेश्चन था कि द सम ऑफ द इनकम ए एंड बी इज मोर देन, कि ए और बी की इनकम का जो सम है वो ज़्यादा है बेटा किससे, सी एंड डी हैव टुगेदर, जो सी और डी की इनकम है उससे। बहुत बढ़िया। चलिए, और उसने कहा द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड सी इज द सेम एज द नंबर ऑफ बी एंड डी। ए और सी का जो इनकम है वो इक्वल है किसके बेटा, कहाँ है बेटा, द सम ऑफ इनकम सेम एज द बी एंड डी, किसके बराबर, बी और डी के बराबर है भाई। आगे उसने कहा मोर ओवर ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ बी एंड डी। ए जो है वो हाफ करता है किसका, बी एंड डी का। जितने बी और डी कमाते हैं बेटा, वो कह रहा है कि ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड डी। बी और डी का हाफ कमाता है कौन बेटा, ए। ये तो कहा नहीं, हाफ यानी कि 1/2 हो जाएगा, यही तो कह रहा है। ए हंस हाफ है, अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब उसने बेटा रिवर्स कहा है उसने, समझे। उसने ये कहा है बेटा, इसका मतलब ये है कि बी और डी इक्वल हैं 2A के, कि बी और डी का जितना है, जितना ए का हाफ है वो बी और डी मिलके कमाते हैं, इसका मतलब बी और डी जितना कमाते हैं वो 2A के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखो 2A बराबर है बी और डी के, इसका मतलब क्या है बेटा, 2A बराबर है बी और डी के, तो दो का इनकम यानी कि सी हो जाएगा बेटा। नहीं, ये हाफ ही है क्या, ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ द, ए आधा कमाता है, हाँ बेटा हाफ होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाफ ही होगा ये हाफ। तो यानी कि सी हो गया बेटा टॉप मोस्ट पर, क्योंकि ए और सी मिलकर कमा रहे हैं इसका आधा, तो सी टॉप मोस्ट पे हो गया। सी प्लस डी मिलकर जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा है, ए प्लस बी ज़्यादा है उससे, तो सी यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और बी और डी, बी और डी हो जाएगा भाई इसका मतलब इसने एक आध किलो मिस किया है भाई। कौन सा मिस किया है, ए प्लस बी ज़्यादा कमाते हैं सी प्लस डी से, ए प्लस सी बराबर हैं बी प्लस डी के, ए और सी बराबर हैं बी और डी के, और ए कमाता है आधा किसका। इस लाइन में थोड़ा दिक्कत है, ए अर्न्स हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम, कि ए जो है आधा कमाता है किसका, बी और डी का, जितना बी और डी कमाता है उतना ए आधा कमाता है। ए आधा कमाता है, तो आधा कमाएगा कौन बेटा, सी कमाएगा, तभी तो उसके बराबर होंगे। बी और डी का आधा कमा रहा है, ठीक है, यानी सी डी ई, तो कहीं ना कहीं सी डी नीचे आ जाएगा बेटा। अब क्या, ए और बी बचा है बी, तो बी कहाँ आएगा, तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर तो सी आ जाएगा। बी और ए क्या हम सिलेक्ट कर दें क्या, क्या बी ए में कुछ देखा, आगे आगे क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि आगे आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इनकम हाईएस्ट तो सी की है, ये तो पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। बी अर्न्स मोर देन डी, सी अर्न्स मोर देन डी, सी तो कमाई रह जाता है तो सही है। ए अर्न्स मोर देन बी और बी अर्न्स मोर देन सी, बेटा ये गलत है।
ऑप्शन नंबर बी डी गलत हो जाएगा। देखो चाहे हमें सही वहां से मिला नहीं मिला, लेकिन ऑप्शन से मुझे क्लियर हो पा रहा है कि सबसे ज्यादा सी कमाएगा और वो कराएगा बी जो है वो सी से ज्यादा कमाता है, बिल्कुल नहीं कमाएगा भाई, ठीक है। आगे क्या है कि यदि एक की इनकम 80,000 रुपए पर एनम है एक मिनट रुको बेटा, एक की इनकम कितनी 80,000 पर एनम है, एक की इनकम भाई, चलिए। और उसने क्या कहा, तो डिफरेंस बताएं बिटवीन इनकम बी एंड डी इज द सेम एज द ए इनकम। तो द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, जितना बी और डी में डिफरेंस है वो ए की इनकम के बराबर है, ठीक है। तो इसका अंतर मतलब क्या है, 80 का अंतर है बी और डी की इनकम में। तो उसने कहा बी की इनकम क्या हो सकती है, बी की इनकम क्या हो सकती है भाई, बी और डी की इनकम का मतलब बी डी से ऊपर है क्या, जरा एक बार देखते हैं बी कहाँ पे आ रहा है भाई, बी डी से नीचे आ रहा है, बी और डी उसकी हाफ इनकम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ सेम एज ए, बी इनकम इज 80,000, 1,20,000, 60,000, 40,000। देखें भाई क्या हो रहा है इसका, ए इनकम इज, थोड़ा सा इसमें बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक आध लाइन मिस है, एक आध लाइन इसमें आधी दी हुई है भाई। एक आध लाइन यदि उसमें आधी दी हुई है मेरे बच्चे, तो कहीं ना कहीं हम गलती क्या करें बेटा, रुके क्वेश्चन दोबारा पढ़ें एक बार, मुझे लग रहा है इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में। भाई सी हाईएस्ट है मान लिया मैंने, मैंने पूछा है कि सबसे इनकम हाईएस्ट कौन सी है, हुज इनकम, ठीक है। बी अर्न्स मोर देन सी, ए अर्न्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट होना चाहिए इसका मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्वेश्चन जरा एक बार मुझे देखने दे दोबारा से। हाईएस्ट होगी बी की, क्योंकि देखो बी यहाँ से ए बराबर सी हो गया। अब समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बेटा अधूरा है थोड़ा सा, ठीक है। देखो भाई यहाँ से क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये हाफ है तो ए हो रहा है बराबर सी के, और बी सी से ज्यादा है बेटा, तो ए भी सी से ज्यादा है, तो बेटा बी की इनकम हाईएस्ट होगी ना कि सी की, ठीक है। बी की इनकम हाईएस्ट है तो इसका मतलब ए बी से ज्यादा नहीं कमा रहा है, ये हो गया। और यहाँ बेटा 1,20,000 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। हमने थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में गलती की थी, अभी मैंने देखा तो बिल्कुल सही है। देखो इनफ का एक्सेस हो जाएगा सफिशियंसी का, देखो इनफ का बेटा गुण क्या है, सफिशियंसी, यानी पर्याप्त का गुण है पर्याप्तता। तो एक्सेस का गुण क्या हो जाएगा बेटा, सरप्लस, क्या हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, सरप्लस गुण हो जाएगा एक्सेस का। आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, आगे है सिक्किम, यानी कि देखो STIJL, मतलब बेटा कुछ नहीं है, +1 +1 +1 हो रहा है। तो पूछा क्या है, फीवर, एफ का हो जाएगा G, ई का हो जाएगा H, V का W, ई का F और R का S, GHWFS, GHH नहीं रे, EF होगा, GFWF और S, GFWFS, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, अरे बेटा कुछ नहीं है, ए के साथ 12 है, बी के साथ 23 है यानी +11 किया है, सी के साथ 34 है +11, डी के साथ 45 है, तो ई के साथ ही +11 56 हो जाएगा भाई। +11 का मूवमेंट हो रहा है भाई। उसने कहा ऑड नंबर क्या होगा बेटा, ऑड नंबर कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, देखो ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है मेरे बच्चे, और जितना मुझे लग रहा है शायद कि ये 19 का क्यूब है। एक बार चेक कर लेते हैं, रुको एक मिनट, क्या 19 का क्यूब है क्या, हाँ ये नहीं बेटा, ये 19 का क्यूब है, 19 का क्यूब ये है, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से 56 का स्क्वायर है, हाँ ये है 56 का स्क्वायर। तो तीन संख्या क्यूब है, ये 19 का क्यूब है बेटा, और ये 56 का स्क्वायर है, इसलिए ऑड क्या हो जाएगा बेटा, ऑड हो जाएगा 3136। राम इंट्रोड्यूस रोहित से, राम जो है बेटा वो रोहित को इंट्रोड्यूस करा रहा है, कैसे कह करके कि क्या कह रहा है राम रोहित से कि ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर ऑफ माई फादर, कि जो ये रोहित है वो मेरे फादर के फादर की ग्रैंड डॉटर यानी कि इसकी बहन का हस्बैंड है। तो हस्बैंड हो जाएगा बेटा ये रोहित। उसने पूछा कि रोहित रिलेटेड, रोहित राम से किस प्रकार, बेटा ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अरे कुछ नहीं था इसमें तो भाई, देखो 4 + 12 को जोड़ दूं तो 16 आ जाएगा, और 16/8 कर दूं 2 आ जाएगा बेटा। दोनों अंकों का सम, 4 का और 12 का सम करके /2 कर दिया है, तो आप यहाँ देख लीजिए 9 और 21 को जोड़ दो आप 30 हो जाएगा, बट्टे करोगे 15 2 हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कंप्लीट द सीरीज, अरे बेटा यहाँ पर मैंने आपको चेंज भी करवाया था, आप याद कर लो, मैंने यहाँ पर 30 करवाया था, ये 25 नहीं 30 है।
तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7। तो बेटा अगला आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8, यानी कि 64 प्लस के 8 यानी कि 72। कितना आ जाएगा बेटा? 72। इसमें से कौन सा ऑड है? अरे मेरे बच्चे देखो, जो है देखो, जो ये कौन सा मेरे सम्स जो है वो प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। और गॉइटर जो आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। रिकेट्स जो होते हैं बेटा वो विटामिन की कमी से होते हैं, पोटेशियम की कमी से नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स, यानी रिकेट्स पोटेशियम कमी से नहीं होते, रिकेट्स होते हैं विटामिन डी की कमी से। उसने कहा हाँ नहीं, विटामिन की कमी से डी नहीं, डी शायद डी से बी से होते हैं। पॉइंटिंग आउट ऑफ फोटोग्राफ अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, एक फोटोग्राफ देखते हुए एक मैन अपने दोस्त को बता रहा है, भाई मिटा रहा हूं इसको, देखें यहां पर। वो कह रहा है एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक मैन कह रहा है अपने दोस्त से, मैन कह रहा है अपने फ्रेंड से एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए, क्या कह रहा है बेटा? कि सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, कि मेरे पिता की पत्नी यानी कि उसकी माँ का ओनली सन की डॉटर है, ये ओनली सन की डॉटर है। तो इस मैन की क्या हो जाएगी? डॉटर। तो फोटोग्राफ जो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन, तो बेटा क्या हो जाएगी? डॉटर। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? डॉटर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है आपसे कि मैच्योर का रिग्रेस है बेटा, देखो ये इसका अपोजिट है, मैच्योर का रिग्रेस यानी कि अपोजिट है। तो वेरिएट का क्या हो जाएगा बेटा? मोनोटोनस। मोनोटोनस यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये मोनोटोनस। बेटा देखो उसने आगे एक पजल दिया आपके लिए, क्या दिया है? पजल दिया है, टिक कर लेना केवल, पजल दिया है ठीक है। पजल को सॉल्व करते हुए कह रहा है कि पारोल, ठीक है ठीक है, 16 हाउस एंड ईच ऑफ इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशन, ठीक है, ईच ऑफ देम स्टेज रेजिडेंस ऑन मंडे टू सैटरडे। देखो भाई उसने ये कहा है कि जो भी पारोल वगैरह जो भी उसने नाम लिए हैं कि मंडे से लेकर के और सैटरडे तक वो एक वहां पर रुकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन रुकते हैं भाई। कोई प्रोफेशन है और व्यक्तियों के नाम है भाई, दो दो चीजें, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या क्या कहना चाह रहा है। और कंडीशंस को लिख लूंगा भाई मैं अलग पेन से, क्या कह रहा है वो, ठीक है। कि द लॉयर स्टे एट द रेजिडेंस ऑन थर्सडे, जो लॉयर है वो थर्सडे को रुकता है भाई। लॉयर कब रुकता है बेटा? लॉयर रुकता है थर्सडे को, लेकिन लॉयर रुकता है थर्सडे को, तो लॉयर तो बेटा यहाँ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है वो आपसे? लॉयर थर्सडे को रुकता है बेटा। और उसने क्या कहा? रोहित स्टे एट द रेजिडेंस ऑन द ट्यूसडे, रोहित जो है बेटा वो ट्यूसडे को, रोहित कब बेटा? रोहित रुकता है ट्यूसडे को। चलिए और बताएं भाई। पारुल द डॉक्टर, पारुल डॉक्टर है, नो लॉन्गर स्टे रेजिडेंस बोथ सैटरडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। सैटरडे और वेडनेसडे को पारुल नहीं रुकती है भाई, सैटरडे और वेडनेसडे को पारुल नहीं रुकती है, जो कि कौन है? एक डॉक्टर है। सैटरडे और वेडनेसडे को पारुल नहीं रुकती है, जो कि कौन है? एक डॉक्टर है भाई। चलिए आगे उसने क्या कहा? आगे उसने कहा कि सीना इज नाइदर द डॉक्टर नॉर द टीचर, सीना डॉक्टर नहीं है वो तो हमें पता है भाई, और ना ही टीचर है। और रेजिडेंस पर फ्राइडे को रुकती है भाई, सीना रुकती है फ्राइडे को बेटा। और ये क्या नहीं है? ये ना डॉक्टर है ना टीचर है। चलिए भाई आगे कह रहा है कि जमन इज द इंजीनियर एंड टीना इज द मैनेजर, जमन जो है बेटा इंजीनियर है, जमन क्या है? जमन है इंजीनियर। और टीना क्या है बेटा? टीना है मैनेजर। टीना क्या है बेटा? टीना है मैनेजर। देखिए भाई तो पारुल यहाँ नहीं रुकेगी, पारुल यहाँ, पारुल के लिए कहाँ बचेगी? यहाँ रुक सकती है, पारुल नहीं रुकेगी बेटा, यहाँ रुका हुआ है रोहित, तो पारुल के लिए एक ही जगह बची बेटा ये वाली, तो पारुल यहाँ रुकेगी बेटा, और ये हो जाएगा डॉक्टर। पारुल कौन है बेटा? डॉक्टर है। जमन जो है इंजीनियर है भाई, तो जमन इंजीनियर यहाँ आ सकता है, और टीना मैनेजर यहाँ आ सकती है भाई। सीना टीचर नहीं है, इसका मतलब टीचर कौन होगा भाई? टीचर होगा रोहित, तो ये हो जाएगा बेटा टीचर। क्या हो जाएगा ये? टीचर। तो जमन इंजीनियर टीना मैनेजर, जमन इंजीनियर टीना मैनेजर। अब लॉयर के लिए कौन नाम बचा है भाई? लॉयर के लिए कोई नाम बचा है क्या? एक बार और देख लेते हैं कौन कौन थे। उत्कर्ष था, उत्कर्ष बचा है भाई। उत्कर्ष कौन है? लॉयर हो जाएगा। उत्कर्ष कौन हो जाएगा बेटा? उत्कर्ष हो जाएगा लॉयर। चलिए अब सीना के लिए क्या बचा है भाई? सीना के लिए कोई इंजीनियर मैनेजर के अलावा एक और वो पोस्ट बची होगी,
इंजीनियर, मैनेजर, नर्स बचा है भाई, तो सीना कौन है? सीना हो जाएगी नर्स। कौन हो जाएगी बेटा? सीना नर्स हो जाएगी भाई, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। सीना हो गई भाई नर्स। अब देखते हैं बचा कौन है? जमन इंजीनियर, टीना मैनेजर। कुछ और दिया क्या इसके बारे में? नहीं तो बेटा ये कैसे आ जाएंगे? स्लैश में आ जाएंगे। सीना इज द नाइदर द डॉक्टर नॉर द टीचर स्टेज द फ्राइडे, ठीक है। जमन इंजीनियर, टीना इज द मैनेजर, ठीक है। द लॉयर थर्सडे को रुकता है, राहुल रुकता है ट्यूसडे को। पारोल रेजिडेंस पर ना सैटरडे रुकती है ना वेडनेसडे रुकती है, ठीक है। सीना, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे कि ये आएगा कैसे? ये आएगा आपका स्लैश में, कि जमन या जमन यहाँ रहेगा भाई। जमन क्या है? इंजीनियर है, तो जमन इंजीनियर है तो जमन भी रह सकता है, यहाँ टीना भी रह सकती है भाई। यहाँ भी सेम यही है, टीना भी और जमन भी। और यहाँ बेटा इंजीनियर भी और मैनेजर भी, क्योंकि यदि वो है तो वो मैनेजर हो जाएगा, और यदि टीना है तो वो इंजीनियर हो जाएगी, ठीक है। जो भी है, लेकिन ये स्लैश में आएगा। इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मेरे बच्चे नहीं दी गई है। अरे समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे बेटा? इन दोनों के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि मंडे को कौन रुकता है भाई? मंडे को कौन रुकता है? मंडे को डॉक्टर और पारोल है। पारोल और डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। पारोल या डॉक्टर जो भी है वो रुकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? रोहित टीचर है क्या भाई? रोहित टीचर है क्या? बिल्कुल है भाई रोहित टीचर। जमन इंजीनियर है क्या? बिल्कुल है। सीना नर्स है क्या? बिल्कुल है। टीना लॉयर नहीं है भाई। टीना कौन है? मैनेजर है, ये तो उसने कहा था भाई। टीना तो मैनेजर उसने कहा था, इसमें तो आपको चेक भी नहीं करना था, ठीक है। बिना बनाए ही काम हो जाता है आपका। हु एमंग द रिमेन्स एट द होम फॉलोइंग डेज और लॉयर? लॉयर, लॉयर जो है वो क्या? फॉलोइंग डे ऑन द लॉयर। हु एमंग देम रिमेन्स एट होम ऑन द फॉलोइंग डे ऑन द लॉयर। लॉयर के अलावा लॉयर कौन है? लॉयर तो उत्कर्ष है। लॉयर तो कौन है? उत्कर्ष। पूछा क्या है? हु अमंग देम रिमेन्स एट होम द फॉलोइंग डे? लॉयर। लॉयर के अलावा, अच्छा लॉयर के अलावा कौन रहता है उस दिन? तो लॉयर के अलावा उस दिन कौन है भाई? उत्कर्ष ही तो रह रहा है भाई। क्वेश्चन ने पूछा गया, एक बार मैं समझ लूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हु अमंग देम रिमेन्स एट होम, कौन बचता है ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ द लॉयर? जमन, सीना, रोहित, टीना। बड़ा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये मुझे पता नहीं चल रहा। मैं इस क्वेश्चन देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? टीचर वेडनेसडे, नर्स फ्राइडे। देखें टीचर वेडनेसडे है क्या? नर्स फ्राइडे है क्या? बड़ा नर्स फ्राइडे है, आगे चेक ही नहीं करना है। नर्स फ्राइडे आ गया भाई। चलिए बेटा हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, अजम्पशंस, ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा इसमें और कौन सा है मेरे बच्चे? एक्सपेरिमेंट के सारे पार्ट्स हैं, अजम्पशंस, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस। इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट खुद एक एक्सपेरिमेंट यानी खुद एक्सपेरिमेंट है। अरेंज करना है, देखो कैसे बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी कि गिरते हुए ऑर्डर में। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा बेटा यूनिवर्स, यानी 2 3, फिर आएगा वर्ल्ड, फिर आएगा इंडिया, फिर आएगा असम। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। सॉरी असेंडिंग है भाई, असेंडिंग, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग है। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहाँ है भाई? 1 4 3 2, 1 4 3 2, सॉरी 1 4, क्योंकि पहले वर्ल्ड आएगा फिर यूनिवर्स आएगा। 1 4 3 2 है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे उसने कहा, बताइए भाई क्या हो रहा है। देखो मेरे बच्चे 11 और 18 और 27, 11 18 और 27, 11 और 6 18 और 9 27। तो ऐसे ही कौन सा बेटा? 13 और 6 9, ये नहीं हो जाएगा भाई। हाँ नहीं होगा। 6 और 7 13, 11 और 7 18, 11 और 7 18, 6 और 7 13 बेटा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 और 7 13, 13 और 9 22। सम को 104 लिखा है बेटा। देखो 19 15 13 और 5, इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है बेटा? 52 आ रहा है। 52 गुणा 2 करते हैं तो 104 आ रहा है भाई, 104। यहाँ मैंने आपको चेंज भी करवाया था, ये जी नहीं ये एच है बेटा, ये एच है। यानी कि इनको सबको ऐड करोगे आप, 8 + 9 17, 17 + 5 22, और 22 और 22 44, और 44 गुणा का 2 कर दोगे तो आ जाएगा बेटा 88 आ जाएगा। उसने कहा था बताइए भाई इसको कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर, फीवर, मेडिसन, मेडिकल शॉप और प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि पहले क्या आएगा बेटा? पहले तो फीवर ही आएगा, फिर आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से आप सलाह लोगे, 5 आ जाएगा। 2 1 5 किस में है भाई? 2 1 5, 2 1 5 एक ही में है भाई इसमें, ठीक है। 2 1 5 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसने कहा बताइए इनमें से एक अलग कैसे? बेटा देखो मेरमेड, यूनिकॉर्न, स्फिंक्स और सी हॉर्स। बेटा सी हॉर्स वास्तविकता में चीज होती है समुद्री घोड़ा, ठीक है। इट इज द फिश, ये फिश है भाई एक।
लेकिन ये चीज़ें क्या है, ये काल्पनिक हैं। यूनिकॉर्न कंपनी होती है, ये क्या चीज़ क्या है, काल्पनिक, ये वास्तविकता में होती है। बेटा एक क्वेश्चन हमसे मिस हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा है, एक बार जरा वो देख लेते हैं, ये वाला। ये समझ नहीं पाया, इसका मतलब क्या है, हु अमंग देम रिमेन्स एट होम द होम। एक मिनट रुकें जरा, मैं देख लेता हूँ इसका मतलब क्या है। वो पूछ रहा वकील के अगले दिन कौन रहता है। अच्छा, उसने ये पूछा है कि अगले दिन कौन रहता है, तो वकील से अगले दिन नर्स या सीना। ठीक है भाई, उसने ये पूछा था वकील से अगले दिन कौन रहता है, नर्स या सीना, तो क्या हो जाएगा, सीना हो जाएगी। ठीक है, उसने वकील से अगले दिन के लिए पूछा था, हम समझ नहीं पाए थे। हु अमंग देम रिमेन्स एट होम ऑन द फॉलोइंग डे, हमने फॉलोइंग डे नहीं पढ़ा था। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन वकील रहता है उससे अगले दिन कौन रहता है, वो सीना रहती है, सीना या फ्राइडे। ठीक है भाई, आपका पेपर हो गया पूरा, आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं बेटा। ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं बड़ी ही अति शीघ्रता से, और आपको क्वेश्चंस करके क्या करना है बेटा, आगे बढ़ जाना है। आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, आपको कॉपी भी चेक करके मिल जाएगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू। अच्छा, तो बच्चों आपने आज का टेस्ट भी दे लिया होगा। इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। हमें क्या दे रखा है, हमें एम्प्लॉय का परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, परसेंटेज में बताया है। एंड आगे बताया परसेंटेज ऑफ मेल, और आगे हमें मेल के बारे में बताया है, वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग काम करते हैं इसके बारे में बता रखा है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो बता रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बता रखा आईटी डिपार्टमेंट, एक अकाउंट्स बताया है, एक मार्केटिंग बताया है। जो कुल एम्प्लॉई हैं वो 5100 हैं। इसमें से जो मेल एम्प्लॉई हैं वो कितने हैं, 2050 हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें किसकी, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल, हमें फीमेल बताने हैं वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने फीमेल हैं ये हमें बताना है। देखिए, अगर मैं प्रोडक्शन के कुल एम्प्लॉय निकाल लूं, प्रोडक्शन के यहां से कुल एम्प्लॉय निकाल लूं और यहाँ पे मेल है, मेल माइनस कर दूं फीमेल निकल जाएगा। प्रोडक्शन में मेल कितने हैं, 20%। अगर 20% हम इसका निकालेंगे तो 20% आएगा कितना, 1020। इतने एम्प्लॉय होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल कितने हैं, 48% है, और 2050 का। अगर हम इसे कहें तो इसे लिख सकते हैं 4100 का कितना, 24%। मैंने 2 से इसमें गुणा कर दिया तो ये बन गया 4100, ये बन गया 24। अगर हम इसे निकालेंगे तो 24 एकम 24, कैरी का 2, और 24 चौक 96, 96 और 2 98, इतने आ जाएंगे मेल। तो माइनस कर देंगे, हमारा फीमेल वही आंसर होगा। अगर आप देखेंगे 10 में से 4 घटेगा 6, और 11 में से 8 घटेगा 3, 36। 36 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है। आरिफ, अरुण, अब्राहिम कैन डू ए वर्क इन 20 डे, 12 डे, 20 डे एंड 24 डे। हमें टाइम दिया है 12 दिन, 20 दिन और 24 दिन। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा कितना, 120। एलसीएम 120 होगा, जिसे हम वर्क कहेंगे। इस तरह से इसकी इफिशियंसी आएगी कितना, 10, इसकी इफिशियंसी आएगी 4, और इसकी इफिशियंसी 5 होगी। लिखा है सर दे बिगिन द वर्क टुगेदर, अगर काम को एक साथ शुरू करते हैं। कह रहा तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया, एक साथ शुरू करवा देते हैं जी। तीनों ने काम को शुरू किया, किस किस ने, आरिफ ने, अरुण ने और अब्राहिम ने, इन तीनों ने काम शुरू किया। लिखा है सर आरिफ ने काम छोड़ दिया एक दिन पहले। आरिफ जहां खत्म होना उससे एक दिन पहले यहां पे आरिफ काम छोड़ देगा। ठीक है, सॉरी आरिफ, ठीक है, आरिफ ने काम छोड़ा। अब कह रहा है अरुण ने काम छोड़ा 3 दिन पहले, तो खत्म होने से 3 दिन पहले का मतलब यहां से 2 दिन और पहले। 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, अरुण ने। ठीक है, अरुण ने भी काम छोड़ दिया यहाँ पे। आगे बता रहा है अब्राहिम ने छोड़ा खत्म होने से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले एक दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गया, तो एक दिन और हुआ। एक दिन पहले यहाँ पे किसने काम छोड़ दिया, ठीक है, अब्राहिम ने। तीनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तीनों काम करने दो। तीनों काम करते रहे, किस इफिशियंसी से काम करेंगे, तीनों की इफिशियंसी होगी 6, 21 इफिशियंसी होगी। तीनों 21 इफिशियंसी से काम करेंगे। इस वाले पॉइंट पे जाके जो अब्राहिम है वो काम छोड़ देगा। ठीक है, अब्राहिम ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अगर अब्राहिम ने काम छोड़ दिया तो किसने काम किया, एक तो आरिफ ने और एक अरुण ने, इन दोनों ने काम किया, आरिफ और अरुण। ठीक है, इनमें से पहला वाला कौन है, आरिफ है, दूसरा वाला कौन है, अरुण है, और तीसरा क्या है, अब्राहिम है।
तो जो काम किया है आरएफ ने 10 एफिशिएंसी से, और अब अरुण ने 6 एफिशिएंसी से काम किया है। ठीक है, अब्राहिम ने काम क्योंकि छोड़ा है, तो इसका मतलब दोनों ने एक दिन में 16 एफिशिएंसी 16 काम किया होगा। इसके बाद में जो काम छोड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है? अरुण छोड़ रहा है। देखिए अरुण ने भी काम छोड़ दिया, तो किसने काम किया? केवल आरिफ ने काम किया। आरिफ की एफिशिएंसी क्या है? 10। 2 दिन में कितना काम किया होगा? 20। इसके बाद में काम किसने, ठीक है, छोड़ा? अब देखिए केवल ये कर रहा था, इसने भी काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब लास्ट के एक दिन में किसी ने कोई भी काम नहीं किया। तो पूरा काम कितना हुआ? 20। 120 काम था, 20 हो गया तो 100 बचा, 100 में से 16 भी हो गया, तो कितना बचा? 84 काम। 84 काम बचा है, जिसे 21 इफिशियंसी से किया जाएगा। कितने दिन में किया जाएगा? 4 दिन में। तो 4 दिन तो लगेगा यहाँ, एक ही है 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो जो पूरा काम हुआ वो 8 दिन में हुआ। 8 क्या हो उसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सीधा प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज सेकेंड लाइन। ये एक सेकेंड लाइन है, ठीक है। सेकेंड लाइन को हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो किसी सर्कल को अंदर से छेद करती चली जाएगी, ठीक है, यानी अंदर से क्रॉस करेगी, ऐसी लाइन को हम सेकेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है जेड टी इज टेंजेंट। जेड टी ये क्या है? टेंजेंट है। हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा, क्योंकि एक लाइन पे स्पर्श करती है इसलिए इसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। अगर इस लाइन पे इसने स्पर्श किया है, ठीक है, तो इसे स्पर्श रेखा कहा गया। आगे बता रहा है टी जेड। टी जेड इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 है। और वाई जेड यानी यहां से यहां की दूरी दे रखी है कितना? 8। ये डिस्टेंस हमने यहां से यहां की ये मान लिया x। अगर किसी सर्कल को सेकंड लाइन कोई टच कर रही हो, वहां पे सेकंड भी दिया है और टेंजेंट भी दिया है, तो प्रॉपर्टी ये काम करती है कि यहां से यहां की डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हो एक्स जेड इंटू यहां से यहां की डिस्टेंस, यानी कि वाई जेड इज इक्वल्स टू टेंजेंट का स्क्वायर जेड टी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, हमें एक्स जेड ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है। वाई जेड यहां से यहां की दूरी दे रखी है कितना? 8। वाई टी ये दे रखी है कितना? जेड टी 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इससे से कट करेंगे तो क्या बार कट होगा? 8 एकम 8 बचेगा कितना? 4, ठीक है। 8 से और कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा? नहीं 6 बचेगा, 2 बटे 64, 18 बार कटेगा, 18 बार कट जाएगा। 18 8 44 होता है, ठीक है। तो यानी कि एक्स जेड आ जाएगा कितना? 18। एक्स जेड यानी यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? 18। जिसमें ये 8 है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10। क्वेश्चन में यही पूछा है कि वाई जेड कितना है, एक्स वाई कितना है? 10। तो 10 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें एक और क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक कॉनिकल वेसल है, एक कॉनिकल वेसल है यानी कोन है। कह रहा हुज इंटरनल रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस दे रखी है किसकी? कॉनिकल वेसिकल की, कह रहा है। और इसकी जो हाइट है वो 27 सेंटीमीटर है। आगे बता रहा है कि ये फुल ऑफ वाटर है, वाटर से भरा हुआ है। कह रहा है इफ दिस वाटर इज पोर्ड, कह रहा है इस पानी को डाल दिया, कहाँ डाल दिया? इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है, विद इंटरनल रेडियस, जिसकी रेडियस दे रखी है 15। तो कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर। कह रहा है पानी की हाइट कितना बढ़ेगी? अब समझिएगा, अगर आप एक बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन में डालेंगे तो इसका मतलब जो पानी डाला जाएगा, पानी का वॉल्यूम दोनों ही केस में क्या होगा? सेम होगा। तो अगर पहले जो पानी था वो किस में था जी? पहले कोन में था, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे फिर किस में डाला गया? सिलेंडर में डाला गया। सिलेंडर में, सिलेंडर का क्या होता है? पाई, उसकी रेडियस मान लेते हैं आर स्क्वायर और हाइट मान लेते हैं एच। इस पाई से पाई तो कट जाएगा। हमें कोन का रेडियस दे रखा है, कोन का रेडियस कितना है जी? कोन का रेडियस दे रखा है 20, तो 1/3 20 का स्क्वायर, और हाइट भी दे रखी है कितना क्वेश्चन में? 27। हाइट भी दे रखी है कितना? 27। अगर हम आगे बढ़ जाएं, हमें सिलेंडर का रेडियस दे रखा है कितना? 15। सिलेंडर का रेडियस 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15। हाइट क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी, ठीक है। अगर सॉल्व करिएगा इसको तो 5 से कटेगा कई बार? ये 3 बार, और 5 से ये 20 × 20 है, ठीक है। तो देखिए समझिए, ये 20 तो पहले ऐसा ही रहेगा, जो अगला 20 है वो कट जाएगा कई बार? 4 बार। 5 से दोबारा काटा गया, ये 4 बार कटा, ठीक है जी। अब हमारा 3 से कट जाएगा कई बार? ये
3 बार ये भी कटा है, तो पूरा सीधा 9 से काट दे रहा हूँ। 9 से कटेगा क्या बार? 3 बार। इस 3 से 3 कट जाएगा, तो हाइट कितना आ जाएगा? 4 × 4 यानी कि 16। 16 आपका ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक और देखें, क्या कह रहा है? साइन ए दे रखा है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है कितना? 4/5। क्वेश्चन में क्या पूछा है? साइन स्क्वायर ए। पता नहीं क्यों ही क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उसकी एग्जामिनर की, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। साइन ए दे रखा है, स्क्वायर करना तो सीधा स्क्वायर कर दो, 16 और 25, 16/25, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कोई किसी खतरनाक दबाव में था जब ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है बार ग्राफ गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कार। ठीक है, जो कार का प्रोडक्शन हुआ है अलग अलग, ठीक है, कंपनियों के द्वारा, वो बताया है 2 अलग अलग सालों में। देखिएगा, ये कंपनी है P, ये है Q, ये है R, ये है S, ये है T है, ये है U, ये अलग अलग कंपनी है। अगर हम बात कर लें, ये 2000 के लिए दे रखा है, ईयर 2000 में, ये दे रखा है ईयर 2001 में। कुल प्रोडक्शन यहाँ 3,50,000 है, कुल प्रोडक्शन यहाँ कितना है? 4,40,000 है। तो क्वेश्चन ने पूछा है देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ टाइप P, टाइप R, टाइप U इन 2001। टाइप P यानी कि P, देखो समझो, तो जो पहले लिखा है वो पहले नंबर पर होगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो दूसरे नंबर पर होगा। ठीक है जी। तो अगर हम बात कर लें, हमें निकालना किसका है? P का, एक तो ये वाला निकालना है, एक निकालना है R का, यानी तीसरा ये वाला निकालना है, और एक निकालना है किसका? U का। U का मतलब सबसे ऊपर, सबसे लास्ट वाला, ये निकालना है। तो कितना आएगा? 15 और 5 20 और 40 60, यानी 60%। 2001 में अगर देखें तो 60%। 2001 में कुल कितना था? 4,40,000 था, इसका 60% निकालना है। देखिए 50% आएगा 2,20,000, 2,20,000। अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा जी 44,000। 44,000 इसमें और जोड़ दें तो 2,64,000 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा, बी। नेक्स्ट देखें एक और, कह रहा है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y। जो x है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y स्क्वायर के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया है ये वाला। ऐसा क्वेश्चन कल मैराथन क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है जी, और आगे देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इसकी जगह एक कांस्टेंट वैल्यू आई है k, ये y स्क्वायर के बराबर है। ये y क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे किस तरह से? क्या जब x बराबर 12 है, जब x बराबर क्या है? 12 है। ठीक है जी, तो y बराबर 2 था, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, इससे कटेगा क्या बार? 3 बार। तो k बराबर हमें पता लग गया 3 आएगा। अब k की वैल्यू हमेशा के लिए सेम होगी, किसी भी क्वेश्चन में आप यही रख सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में। कह रहा है x की वैल्यू बतानी है, जबकि y बराबर क्या होगा? 3। अगर आप यहीं पर रख दें x इक्वल्स टू k, x की वैल्यू बतानी है, k बराबर हमने निकाला है 3, और y बराबर क्या रखना है हमें? 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 का क्यूब, यानी 27 आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन हमें निकालना है इनका HCF। भैया HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन हो। देखिए सबसे बड़ा इसमें नंबर क्या है, आप समझो, इसको ऑप्शन से किया जा सकता है, जल्दी हो जाएगा। क्या 24 सब में कॉमन है? क्या 24 से ही नंबर कटेगा? आपको वो नहीं कटेगा। इससे छोटा क्या है? 6, 6 से ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से ये कटेगा, ये भी कटेगा। 6 से ये, 6 से ये नहीं, 6 6 का 36, 6 से ये नहीं कटेगा। बचा कितना? 4। अगर हम 4 से देखें तो 4 से अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट कट जाए तो नंबर कट जाता है, तो 4 से ये तो कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। क्या 4 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर केवल क्या बचेगा? 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन हो वो 24 होगा, सॉरी 2 होगा। कह रहा है पुलिसमैन स्पॉटेड ए थीफ 40 मीटर अहेड। कह रहा है एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा 40 मीटर आगे। कह रहा है द मोमेंट दे बोथ सॉ ईच अदर। कह रहा है वो पॉइंट जब वो दोनों एक साथ को एक दूसरे को देखते हैं, दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं, इन द सेम ट्रैक, सेम ट्रैक पे। कह रहा है द थीफ वॉज रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। जो थीफ है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है, जबकि जो पुलिस मैन है वो चेज करता है 12 मीटर की स्पीड से। तो कह रहा है द डिस्टेंस द पुलिस मैन नीडेड टू कवर द
thief, कह रहा है पुलिसमैन अगर चोर को पकड़ना चाहता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए जब दो ऑब्जेक्ट मीट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर जब टाइम कांस्टेंट है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, स्पीड पुलिस की भी दे रखी है और चोर की भी दे रखी है। पुलिस की स्पीड कितनी है जी, 12, पुलिस की स्पीड 12 है और चोर की स्पीड क्या है, 10। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस के रेशियो, स्पीड के रेशियो से डिस्टेंस का रेशियो निकाल पाऊंगा, कितना आएगा, 12 और 10। अगर 2 से कट करेंगे तो ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। मतलब पुलिस ने 6 यूनिट चला है, पुलिस ने और चोर ने 5 यूनिट चला है। तो दोनों की जो डिस्टेंस होगा उसमें गैप कितना आएगा, 1 यूनिट का। दोनों की डिस्टेंस में जो गैप आएगा वो 1 यूनिट का होगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 40 मीटर, स्टार्टिंग में लिखा था। 1 की वैल्यू 40 है, अगर आप 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 240, पुलिस चला होगा 240। अगर चोर का देखेंगे 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। चोर चला होगा 200, पुलिस चला होगा 240। 240 इज द करेक्ट आंसर, ये सही होगा, पुलिस का पूछा है। नेक्स्ट देखें, रघु वेंट टू शॉपिंग मॉल टू परचेज द क्लॉथ, कह रहा है ही हैड 2 कूपन। कह रहा है रघु है जो कहाँ जा रहा है, शॉपिंग के लिए जा रहा है, शॉपिंग मॉल, उसके पास में 2 कूपन है, ठीक है। बट ओनली 1 कैन बी यूज्ड इन ए सिंगल डे, लेकिन एक दिन में एक ही कूपन का यूज किया जा सकता है। कह रहा है यूजिंग द फर्स्ट कूपन, जब वो पहले कूपन का यूज करता है तो कह रहा है ए टोटल डिस्काउंट ऑफ 30% कुड बी ऑब्टेन्ड, कह रहा है कुल 30% का डिस्काउंट ले सकता है। जब कह रहा है अगर सेकंड कूपन का यूज करेगा तो कह रहा है ही विल गेट 80% ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट शर्ट, जो उससे सबसे महंगा शर्ट खरीदा होगा उस पर 80% का मिलेगा। पहले वाला ये कह रहा है कि टोटल पे आपको कितना मिलेगा, 30%, और दूसरा वाला कूपन ये कह रहा है कि जो सबसे महंगा होगा उस पर 80% का ऑफ होगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्राइस विच रघु कैन परचेज 3 शर्ट इन मिनिमम प्राइस, ठीक है। कह रहा है मिनिमम प्राइस पे खरीदना चाहता है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सी वाली कंडीशन में होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। अब समझिएगा कि अगर हम देखें, देखिए सेकंड के अकॉर्डिंग तो हाईएस्ट वाले पे आपको 30% मिलेगा। हाईएस्ट किसका है, इसका है। अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 80% मिलेगा इस पे, हाईएस्ट पे 80% डिस्काउंट मिलेगा, तो 20% पे करना पड़ेगा। अगर 20% देख ले तो कितना आएगा, 308, इतने रुपए इसको पे करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितना मिला, यानी कि 1232 रुपए का इतना डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अगर आप इस वाले कूपन का यूज करेंगे तो फर्स्ट वाले कूपन के अकॉर्डिंग क्या है कि सभी पे मिला के आपको 30% ऑफ होगा। सभी का प्राइस कितना आएगा, 1540 ये है, और ये कितना है 1375। सबको ऐड करें कितना आएगा, 5 7 4 11 है, और 11 है और 5 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 7 3 10 और 1 11 है, और ये आएगा 4। इतना प्राइस बनेगा कुल मिला के 4165। इस पर अगर 30% ऑफ लिया है उसने, इसका अगर 30% निकाल दें हम तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1248। 1248 तो ये आएगा, और 1249.5, ये 50 पैसे बनेगा, 10% हमने निकाला था। 1216 होगा 10%, तो इसका 3 गुना कर दिया तो 1248 आएगा यहाँ से 416 से, और यहाँ से बनेगा 1.5 रुपये, 0.5 से 1.5 रुपये बनेगा, तो कुल मिला के बनेगा कितना, 1249.5, ठीक है। तो आप जानने हैं कि इस वाले केस में डिस्काउंट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो आप ये वाला डिस्काउंट ही अवेल करेंगे। तो आपने कुल कितना पे किया होगा, 4165 रुपए का सामान था, आपको डिस्काउंट मिला कितना, 1249.5 का, 50 पैसे तो ये बचेगा। यहाँ बचेगा कितना, 14, 9 और 5 14, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1, 11 में से 9 जाएगा, और 3 में से क्या 2, 2915.5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सम ऑफ मनी डेवलप इटसेल्फ इन 7 ईयर। कह रहा है 1 रुपया था, वो कितना बन जाता है, 2 रुपया बन जाता है, कितने सालों में, 7 सालों में, सही है। कह रहा है इन हाउ मच टाइम, कह रहा है कितने समय में ये 5 गुना बन जाएगा। अगर 5 गुना बनाना है, 5 गुना बनाना है, ठीक है, तो कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। देखिए अगर 1 रुपये 2 रुपये बना है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 1 रुपये।
₹1 इंटरेस्ट मिला है कितने सालों में? 7 सालों में। अगर एक को 5 बना तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? ₹4। आप समझे, ₹1 इंटरेस्ट में 7 साल लग गया, तो ₹4 इंटरेस्ट में कितना लगेगा? 28 साल लगेगा, 4 गुना टाइम लग जाएगा, 28 साल। आप समझे बात को, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर ₹1 मिलने में आपको 7 साल लगे, 7 साल में ₹1 मिल रहा है, इसका मतलब ब्याज। तो भैया अगर आपको ₹4 ब्याज चाहिए तो 7-7 साल करके 4 बार आएगा, यानी कुल 28 साल का समय लग जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सर पी एन पी बी आर टेंजेंट। ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है जी, ये दोनों टेंजेंट है। देखिए अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट खींची जाए तो दो टेंजेंट हो सकती हैं, और दोनों ही टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? सेम होगी जी। दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? सेम रहेगी। ए पी बी दे रखा है कितना? 54। ए पी बी यानी कि ये वाला, ये एंगल दे रखा है कितना? 54। एक बात और समझ ले कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 180 माइनस 54, 60 घटा दो, 126। सही है। पूछ रहा है एंगल ओ बी ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अच्छा ये बात समझो, ये क्या है? टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, सॉरी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। एक सर्कल में ये दोनों रेडियस है। अगर एक सर्कल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं? आप उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये एंगल कितने का? 126 का, तो जो एंगल बचे हैं ये कितने होंगे? 54 के, और बराबर बराबर के होंगे दोनों। बराबर बराबर कर दो तो 27 डिग्री का बचेगा। तो ये एंगल भी 27 आएगा और ये एंगल भी 27 आएगा। बात समझें, ये वाला जो एंगल है 126 का है, तो ये दोनों एंगल जो बचे 54 के बचे, और आधा आधा कर दिया जाए तो 27 बचेगा। नेक्स्ट देखा जाए, हाँ तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमें ये दे रखा है कितने एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। कैटेगरी कौन सी है? बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंटेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और पियंस। ठीक है, तो पूछ रहा है ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। ठीक है, जो गिवन ईयर्स है इनमें कह रहा है डिफरेंस हमें निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट हु ज्वाइन एंड टोटल नंबर ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव हु ज्वाइन। कह रहा है कितने बिजनेस एनालिस्ट ने ज्वाइन किया है, कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन किया है, इनको हमें डिफरेंस करना है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा? 7 और 2 9, 9 और 3 आएगा कितना? 12, 12 और 8 कितना आएगा? 20। कैरी का कितना आएगा? 2। ये कितना बनेगा? 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 19 और 6 25, 25 और 8 33, इतना बनेगा यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कितना बनेगा? 6 और 4 10, 10 और 10 20, कैरी का 2, ये बनेगा 4, 4 3 7, 3 10, 10 और 9 19। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, तो डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 0, 20 और 13 और 1 14, 140। 140 आएगा डिफरेंस, तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 के है, इनका स्क्वायर किया जाए तो 40 आ रहा है। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इसका स्क्वायर कर दें तो इसके स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसके बराबर रहता है। हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है कितना? 0। स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ये वाली वैल्यू दे रखी है कितना? 40। ये दे रखा है 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो ये इधर आएगा कितना? माइनस का 40, 2 से आप डिवाइड करोगे तो सही आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 20। माइनस 20, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप एक और देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमें पाई चार्ट दिया है। ठीक है, कह रहा है अलग अलग 7 विलेजेस का। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई एंड डी, टोटल ई और डी का, एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द विलेज टुगेदर इतना है। हमें डिफरेंस निकालना है किसका? ई में और डी में। ई में अगर पॉपुलेशन देखें तो 18% है, और अगर डी में देखें तो 17% है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1% होगा।
1% और 50,000 का, ये आपका सही आंसर होगा। जब 1% निकालेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 500, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये भी एकदम आसान वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक और क्वेश्चन देखें, लिखा है 7 डिजिट का नंबर है और ये 11 का डिविजिबल है। अगर 11 का डिविजिबल है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिएगा। रूल क्या होता है, हमें डिफरेंस करना होता है डिजिट्स का। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 1। यहाँ डिफरेंस क्या आएगा, p-3। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 1। और जब अकेला डिजिट होता है तो डिफरेंस उतना ही रहता है। हमें इन सब का सम करना होता है। अगर आप इन सब का सम करेंगे कितना बचेगा, 7 3 10 और 2 12 है, तो आएगा p-12। p-12 होगा, ठीक है। तो आप p बराबर क्या रखोगे, अगर आप p की वैल्यू रख लो 1 रखोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -11 बनेगी। और इस नंबर को आप 11 से काट सकते हैं, तो p बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, हमें डिजिट का डिफरेंस करना होता है। अगर ये डिफरेंस 11 कट जाता है, ठीक है, 11 से, तब आपका आंसर 11 का डिविजिबल होता है। तो सही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि 7% लॉस हुआ है। 7% लॉस का मतलब क्या है कि 100 रुपये का सामान क्या रुपये में बेचा गया, 93 में। आगे कह रहा है 18% कम वेट दे रहा है। 18% कम का मतलब कि अगर 100 रुपये का सामान होगा तो 18% कम देगा, नहीं कितने रुपये, कितना ग्राम देगा, 82 ग्राम देगा। जब लॉस होगा इस वाले केस में और इस वाले केस में प्रॉफिट होगा, क्योंकि कम दे रहा है। प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो ऊपर बड़ा नंबर रखते हैं, और यहां लॉस हुआ तो लॉस का मतलब सेलिंग प्राइस कम होगा तो ऊपर 83 रखा जाएगा। इन सब की गुणा करने से SP/CP का रेशियो हो जाता है बेटा। इस 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब CP कितना आ जाएगा, 82, और SP कितना आ जाएगा, 93। तो आप मुझे बताएं कि अगर इतने में खरीदा गया है, इतने में बेचा गया है, तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 8 और 3 11 यूनिट का प्रॉफिट होगा। 82 पे होगा, परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा, इससे कटेगा क्या बार, 50 बार, इससे कटेगा क्या बार, 41 बार। तो ये आएगा कितना, 550/41। 41 से कम 41, कितना बचेगा, ये बचेगा जी आपका 11, और 41 से कटेगा लगभग 2 बार, 12 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप एक और देख लेंगे। कह रहा है एवरेज ऑफ 6 मेंबर, जो 6 मेंबर है उनका जो एवरेज है वो कितना है, 40 है। अगर कह रहा है अगर एक गेस्ट इंक्लूड कर दिया जाए तो 7 मेंबर हो जाएंगे, और एवरेज 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8 बढ़ जाएगा। 1/8 अगर 40 का निकालें तो 8 बढ़ेगा, यानी 48 हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा एवरेज कितना बढ़ा। अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज बढ़ गया 8, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 7 8 56। ऐसे क्वेश्चन भी मैराथन में खूब भर भर के करवाए हैं। अगर यहाँ पे 1 बढ़ा है, इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 96। इतना वेट होगा जो मेंबर ऐड हुआ उसका। तो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ गेस्ट, जो गेस्ट है उसकी एज क्या होगी, गेस्ट की जाएगी 96, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। और 56 आएगा 23 साल। एवरेज इज 6 मेंबर फैमिली 40, एज ऑफ गेस्ट इज इंक्लूडेड, देन द एवरेज इंक्रीज बाय 12.5%। 8 7 56, 1 बढ़ा 1 की 40 में गुणा, यही इसका सही आंसर है। सही आंसर यही होगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है ये तो ऑप्शन वाले ही जानते हैं। नेक्स्ट देखें, हमें क्वेश्चन में दे रखा है sec a की वैल्यू इतनी दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालना है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, या तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर थोड़ा सा हल्का कर लीजिए इसको। अगर आप इसको देखें तो ये लिखा है 10a/1 + 10² a। अगर 10² a की वैल्यू देखेंगे तो 1 + 10² a क्या होता है, sec² a होता है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हैं sec² a माइनस sin a, और आप इसको 1/, इसको लिख सकते हैं cos, 1/cos। ठीक है, अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो cos² ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 1/cos है, तो आएगा 10a इंटू cos² a, ऊपर जाके cos² a बनेगा, माइनस sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा sin/cos, sin/cos, तो cos से cos कटेगा, ये बचेगा, माइनस sin/cos,
ये तो सेम बच गया, कट के कुछ रखने की जरूरत नहीं है, 0 आ जाएगा, 2 लाइन में हो गया, कुछ रखने की जरूरत नहीं थी। कह रहा है m और n आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कह रहा है इस इक्वेशन के जो रूट है वो m और n है। देखिए समझें, ये आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा। अगर कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर दो रूट हों अल्फा और बीटा, तो दोनों रूटों का जोड़ कितना आता है -b/a, और दोनों रूटों का मल्टीप्लाई क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है c/a। सही है। और अगर ये वाला रूट पता हो तो दोबारा से इक्वेशन बनाई भी जा सकती है। इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस रूटों का जोड़ प्लस रूटों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमें रूटों का जोड़ और रूटों का मल्टीप्लाई दे रखा हो तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप अगर इस फॉर्मेट को इस क्वेश्चन में लगाएं, तो इसके रूट दे रखे हैं m और n, तो रूटों का जोड़ m प्लस n कितना आ जाएगा -b। ध्यान रखना b कौन सा होता है, ये वाली वैल्यू, तो आएगा -13/a बराबर क्या है 6, और रूटों का मल्टीप्लाई mn क्या आ जाएगा c/a। c की वैल्यू क्या है 7/6। समझ आई बात? ठीक है। अब हमें कह रहा है कि हमें वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये हैं। देखिए अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, x² माइनस, ठीक है, रूट क्या होने चाहिए उसके m² और n², तो हमें m² प्लस n², ये होता है बेटा रूटों का जोड़, ठीक है, और प्लस रूटों का मल्टीप्लाई इक्वल 0। इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये केवल तब आ सकता है, कब आ सकता है, कि जब हमारे पास में m² प्लस n² की वैल्यू हो। mn की वैल्यू पता है तो इसका स्क्वायर करने से तो ये तो आ जाएगा। अगर हमें ये वाला वैल्यू निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आएगा m² प्लस n² प्लस का 2ab। ab की वैल्यू क्या है 7/6, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169/36, ये बनेगा। तो ये आएगा m² प्लस n² इज इक्वल्स टू 14/6 आएगा। अगर आप इसको और भी मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम सेम कर दें, ये 36 है तो यहाँ भी 36 बना दें, तो 169 में से घटेगा 12 7 84, 169 में 84 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा 5 8, तो ये बचेगा 85/36, ये आएगा इसकी वैल्यू। उम्मीद कर रहा हूँ आपने बात को समझा होगा। इसको यहाँ रख लें बस, x² माइनस इसकी वैल्यू आ गई कितना 85/36 प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आएगा 49/36 इक्वल टू 0। 36 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 36x² माइनस 85, यहाँ पे x लगाए, इंटू x होता है बेटा, x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये दे रखा कहीं पे 36 माइनस 85, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है जी, यहाँ भी x होता है बेटा। ये नेक्स्ट देखेंगे, क्वाड्रेटिक है तो एक पावर 2 होगा, एक पावर 1 होगा। कह रहा है एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखी जिसकी इतनी मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द कोन। फिर से देखिए समझिएगा, स्फीयर है, इसको एक फिगर को दूसरे फिगर में बदलना है तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अगर मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम देखें, स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई r की पावर 3, ये इक्वल होगा किसके, कोन के। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, इस पाई से पाई कट जाएगा, ये तो कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, ये वाला पाई कट गया। अच्छा 1/3 से 3 को भी काट दो पहले। अगर हम देखें 4, ये है 12 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये कट गया, ये कट गया, r कितना है ये 6, क्योंकि ये डायमीटर है बेटा, ये डायमीटर दिया है तो रेडियस आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू h, तो कितना आएगा 4 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 इक्वल टू h। इस 6 से कटेगा 2 बार, इस 6 से कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 चौक 16,
मैं 12 से गुणा करें, 16 दूनी 32, कैरी का 3, 16 और 3 19, 192। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 192 ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी। कह रहा है जो उसकी सैलरी थी, जो उसकी इनकम थी, मान लेता हूँ उसकी इनकम कितनी है, 100 है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 60%, तो सेविंग कितनी होगी उसकी 40 रुपये। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसको 2 इंक्रीमेंट मिले, एक 30% का, एक 60% का। अगर 100 रुपये सैलरी थी तो 30% इंक्रीज होकर कितना होगा 130। अब 130 से 60% अगर बढ़ाएंगे तो 13 छिक्का 78, तो कितना बन जाएगा 208 बन जाएगा, 208। तो जो नई सैलरी उसकी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 208। ठीक है जी। और कह रहा है उसकी जो सेविंग है वो 250% इंक्रीज हो जाती है। 250% इंक्रीज होने का मतलब ढाई गुना। तो इसका 2.5 गुना, 40 का 2.5 गुना अगर देखेंगे तो इतना इंक्रीज होगा, यानी कि 100 रुपये इंक्रीज होगा तो 140 हो जाएगा उसका सेविंग। तो इसका मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ 8 और ये बचेगा 6, तो 68। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ इंक्रीज सैलरी। कह रहा है जो ये वाला है कितना परसेंट है इसका 68, कितना परसेंट 208 का, ये निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, ये आएगा 20%, 20 या 60, 30% से ज़्यादा वाला होगा। ये वाला आंसर है, ये वाला एक बार देख लेते हैं। अगर 30% देखें तो आएगा कितना, देखो 10% की वैल्यू आएगी 20.8, तो 30% ही कितनी आ जाएगी 8 या 24, 3 से गुणा किया, ये आएगा 62 पॉइंट इतना आएगा। अब हमें बढ़ाना है कितना 4 और बढ़ाना है, ये आएगा 32.7। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा, कह रहा है एरिया ऑफ 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया इतने हैं, तो कह रहा है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्योंकि देखिए एरिया डिपेंड करता है 1/2 बेस इंटू हाइट पे। सही है, तो पहले वाले का बेस, दूसरे वाले का बेस, हमें एटलीस्ट बेस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए था। शायद इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, ये मैंने कल ध्यान नहीं दिया है, अभी सुबह थोड़ी देर पहले देखा तो क्वेश्चन में इसमें कुछ मिस्टेक है बेटा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर इतने के है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप समझें कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो समझें, देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो क्या आप इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 2 कॉस थीटा के बराबर है, तो पावर 2 कॉस थीटा के बराबर है, तो पावर 4 कितने के बराबर हो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा अंडर रूट लगा हुआ है तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, रूट टू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है तो 1/2 टाइम्स एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए वैसे इसका फॉर्मूला ये होता है, मैं सीधा पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड एक्स, ये रहता है। इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप सब में 2 से गुणा करके 2 से भाग कर दें तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर देखें देखिए 200 400 600 सीधा हो गया, 22 या 66, और एक इसमें ज़्यादा है और 2 इसमें ज़्यादा है, 66 और 3 ये आ जाएगा 669, 66 सीधा हो गया, ये ज़्यादा है 2 और ये ज़्यादा है 1, तो कुल 3 बढ़ा दें। हाँ ठीक है, 1/2 और लगा इससे पहले,
x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का स्क्वायर 1, y माइनस जेड, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का स्क्वायर, और जेड एक्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ये बनेगा 1/2 669, अंदर बनेगा 4 2 6, इससे कटेगा क्या बार, 3 बार, 3 से गुणा करें, 3 M 27, 3 6 18 और 2 20, 3 6 18 और 2 20, 2007, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेस्ट रहा। ओके, थैंक यू।